नमस्कार दोस्तों, हिमालय एड्यू हब पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस आपको मिल चुके हैं, जिनमें हमने देखा कि क्या पैटर्न रहता है आपके CUET का जो आपका एग्जाम होता है जीके पेपर का। और उसमें आप देखोगे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इनके अलावा भी आपके पास में जनरल स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहली चीज, प्लीज आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर आपके दोस्तों के लिए काम की हो तो डेफिनेटली शेयर करें। और वैसे भी आप इसको जितना प्रमोट करोगे उतना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो खैर देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, अच्छे से आप इसको देख सकते हो कि जो द ग्रेट अशोका, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बहुत बड़े एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट किंग अशोका, उनसे संबंधित जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो इंस्क्रिप्शंस किस लैंग्वेज में या किन लैंग्वेजेस में लिखी गई है। तो आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शंस हैं। क्या वो लैंग्वेज संस्कृत है, स्क्रिप्ट पाली है, या लैंग्वेज प्राकृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, लैंग्वेज हिंदी है, स्क्रिप्ट पाली है, या फिर उर्दू और संस्कृत से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये थोड़ा आइडिया रहे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि जब हम हमारी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मौर्यन एम्पायर के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर हमने यूं मानो कि एंशिएंट हिस्ट्री को अधूरा ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसमें चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ो, चाहे उनके बेटे फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ो, या फिर अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ो। सो पॉइंट यहां पर यह है कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री में ये बेसिक पार्ट डेफिनेटली कवर कर लेना है। तो यहां पर अभी तक आपने आंसर सोचा होगा। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज तो संस्कृत की अगर बात करें या हिंदी लैंग्वेज की हम बात करें, तो इन 2 लैंग्वेजेस की बात करें और उर्दू की बात करें, ये 3 लैंग्वेजेस की बात करें, तो आप मोटी मोटी बात करो कि संस्कृत लैंग्वेज जो थी ये वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा प्रमोट हुई। ठीक है, अब होता क्या है कि संस्कृत लैंग्वेज पे ब्राह्मणिकल अप्रोच बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट में या फिर कहो उसी को पढ़ना ये अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल था एक कॉमन मैन के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इंस्क्रिप्शंस जो है वो कहीं ना कहीं कॉमन मैन को एक इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए लिखे गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आज ऑफिशियल ऑर्डर्स डिक्लेयर होते हैं कि प्रेस रिलीज कर दिया, PIB पे कुछ इंफॉर्मेशन आ गई, या फिर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आज तो 1000 तरीके हैं आपके पास में इंफॉर्मेशन आने के, और पहले इतने नहीं थे। पहले लोगों को कुछ गाइडलाइन अगर इशू करनी होती थी, अगर किंग कोई गाइडलाइन देना चाहता तो वो क्या करते थे, या तो कोई मेटल की शीट लेते थे, उस पर उकेर के अपने बोर्ड लगा दिया करते थे, या फिर आप देखोगे कि पत्थर लिए और पत्थरों पर हथौड़ा और छेनी उससे लेकर के वो एक तरीके से लिखावट होती थी, और उसको फिर डिस्प्ले किया जाता था अलग अलग विलेजेस में, जिससे कि लोग उसको देख करके समझे कि राजा साहब चाहते क्या हैं। सो अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो संस्कृत देखो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये कॉमन मैन के लिए इतनी इजी नहीं थी, ना पढ़ने का इतना अलाउ किया जाता था। उर्दू और हिंदी की बात करें तो ये उस टाइम पे लैंग्वेजेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। ठीक है, हिंदी भी ज्यादा पुरानी नहीं है, उर्दू भी ज्यादा पुरानी नहीं है। या फिर हम बात करें अशोकन पीरियड की बात करें तो तब से लेकर अभी तक फिर बच गई आपके सामने संस्कृत, पाली, प्राकृत, ब्राह्मी। तो संस्कृत मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कार्ड करवा दी, तो संस्कृत अगेन गई, तो बच गया क्या, प्राकृत एंड ब्राह्मी। तो इस तरीके से आपको अशोका से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो देख लेनी है। तो अशोका के ज्यादातर इंस्क्रिप्शन या पिलर्स हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और उनको लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर हिमालय लिखो तो हिमालय में लैंग्वेज तो इसकी हो गई इंग्लिश, ठीक है, बट इसकी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट क्या है यहां पर, रोमन स्क्रिप्ट। अगर इसी को हिमालय हम यूं लिखें तो यहां पर लैंग्वेज तो हिंदी हो गई और स्क्रिप्ट हो गई देवनागरी। तो इसी तरीके से यहां पर हम देखेंगे कि अशोकन स्क्रिप्ट जो थी वो ज्यादातर, स्क्रिप्ट क्या मतलब, अशोकन जो पिलर्स थे या इंस्क्रिप्शंस थी उनमें लैंग्वेज प्राकृत रहती और लिखा गया ब्राह्मी में। अच्छा,
एक चीज आपको अब इन्वेस्टिगेट करनी है कि इसके अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। ये तो हमने केवल क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में देख लिया, ज्यादा आपको डिटेल देखने की जरूरत है। रीजन बीइंग क्योंकि अशोकन पिलर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको अदर लैंग्वेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि अशोक के जो भी इंस्क्रिप्शन या पिलर्स थे, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए अपनी तरफ से मैसेजेस लिखवाए, तो वो किन किन लैंग्वेजेस में थे, वो डिटेल आपको गैदर करनी है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यही अप्रोच होती है पढ़ने की। देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताए थे कि क्वेश्चन से आप किस तरीके से पहले तो आंसर निकालो और फिर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे फिर मल्टीपल क्वेश्चंस बनाओ। इससे क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी तैयार हो जाएगी आपकी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल करके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने राजपथ का नाम बदल दिया, और बदला तो क्या रखा है, क्या आजाद पथ रखा है, अटल पथ रखा है, कर्तव्य पथ रखा है, या फिर भारत पथ रखा है। इसके बारे में आपको सोचना है। ये टिपिकल करंट अफेयर है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स में से एकदम सीधा पिक किया हुआ पोर्शन है। इसमें ज्यादा कुछ लाग लपेट ही नहीं है। इसमें फैक्चुअल चीज आपको याद है तो काम बन गया, नहीं याद है तो मुश्किल है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इनमें से कौन सा आंसर है। देखो यहां पर अगर देखो तो राजपथ, राजपथ का मतलब आप बात कर रहे हो लुटियंस की दिल्ली जो है, नई दिल्ली वाले एरिया में जो मेन जो पाथ है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और वो जो लोकेटेड है एक ही पूरे स्ट्रेच में, उस पाथ को बोला गया है कर्तव्य पाथ। क्योंकि कर्तव्य पाथ का मतलब ड्यूटी वे, ठीक है, कर्तव्य पाथ जिसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ ड्यूटी। राजपथ का ऑफिशियल नेम जो है ये कर दिया गया है। फॉर्मली अगर देखें, फॉर्मली पहले इसको किंग्स वे बोला जाता था, फिर इसको राजपथ बोल दिया गया। राजपथ इसलिए क्योंकि लुटियंस की दिल्ली में वहां पर राष्ट्रपति भवन भी लोकेटेड है जो रायसेना हिल्स पे लोकेटेड है। इसके अलावा विजय चौक है, इंडिया गेट है, नेशनल वॉर मेमोरियल है, नेशनल स्टेडियम ऑफ दिल्ली वो लोकेटेड है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, जिसमें मेन तो यहां पर राष्ट्रपति भवन जो कि हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया के, अगर आप पूछे आपसे कोई कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो वहां पर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट हाउस है, इसका मतलब वहां पर राजा रहते हैं। राजपथ वैसे राजा है नहीं बट एक सेंस है। ओके, चलिए, तो ये आप ध्यान रखोगे, फैक्चुअल बात थी, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है। अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तब तो इस चीज को समझने में आपको आसानी होगी, और अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स की आइडिया होने चाहिए। ओके, सो यहां पर क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, एक को असर्शन बोला गया है, एक को रीजन बोला गया है। असर्शन पहले देख लेते हैं, फिर रीजन को देखेंगे, और उसमें से हमें देखना है कि ये नीचे जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले हम देखते हैं कि असर्शन क्या कहता है। असर्शन कह रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, वो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसको रिप्रेजेंट या प्रेजेंट नहीं करती, उसकी कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती। समझ रहे हो, नॉट गिवन, नॉट गिव, नॉट वर्ड पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर गड़बड़ी हो जाती है, आप जल्दबाजी में पढ़ जाते हो कि हाँ जी इट गिव्स, गिव पढ़ लोगे, नॉट को एलिमिनेट कर दोगे। यहां पर पॉइंट आ रहा है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कंप्लीटली शो नहीं करती, ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता, सोचिए। दूसरा, इसका रीजन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन से इंडिपेंडेंट नहीं होती। मतलब आप देखो कि एक तो नेगेटिव इंडिपेंडेंट वर्ड बोल दिया और उसमें भी नॉट लगा दिया, ये एक इफेक्टिव वर्ड है। इंडिपेंडेंट नहीं होती, इसका मतलब हमें यह बताना है कि, इसका मतलब हमें यह समझ लेना है पहले कि नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। ऐसे डिकोड करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट। अब पढ़िए स्टेटमेंट को, पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री इज डिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो
किसी भी कंट्री की आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो उस कंट्री की पॉपुलेशन पर निर्भर करेगी, ये चीज बोल रहा है। अब आपको देखना है क्या सही है क्या गलत। तो इसमें देखो सिंपल सा अगर फंडा अगर देखें यहां पे, तो आप नोटिस करोगे कि पर कैपिटा इनकम को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप अपने देश की जो इनकम है, नेशनल इनकम, उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो। टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम आपकी आ जाएगी। पर कैपिटा का मतलब होता है पर इंडिविजुअल। अब वो इंडिविजुअल मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब आ गए, सब इंक्लूड होते हैं उसमें। ओके, तो पर कैपिटा इनकम बेसिकली आप यहां पे नोटिस करोगे कि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही हुआ कि कंट्री की अगर आप पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हो तो वो पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी डिपेंडेंट है कंट्री की पॉपुलेशन साइज पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया सही। अब बात आती है फर्स्ट स्टेटमेंट की। पर कैपिटा इनकम जो है वो एक कंट्री की कंप्लीट पिक्चर शो नहीं करती इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या यहां पर आपको मैंने अभी बताया कि टोटल पॉपुलेशन जिसमें मेल फीमेल एल्डर, ठीक है, इसके अलावा जो स्मॉल बेबीज हैं वो सब इंक्लूड हो गए इसमें, क्या ये पूरी पिक्चर शो कर रही है कि नहीं कर रही? तो आंसर आपका जरूर डेफिनेटली आ चुका होगा कि हाँ सर ये तो सब कुछ शो कर रहा है। वही पॉइंट है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें नॉट जो है ये गलत कर देता है पूरे स्टेटमेंट को, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो यहां पर ए हो गया गलत, आर हो गया सही। अब यहां पर ए अगर सही होता आर भी सही होता तो हम इसका लिंक बनाने की कोशिश करते, ठीक है, बट यहां पर सीधी बात है आर इज राइट ए इज रॉन्ग। तो आंसर आपका ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, आंसर इज डी। इस चीज को थोड़ा डिटेल में आप यहां पर देख सकते हो। देखो, अगर हम हमारे देश की पर कैपिटा इनकम की बात करें, फैक्चुअल डिटेल भी यहां पर मैंने मेंशन की है क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले कि अभी लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम कितनी चल रही है इंडिया की अगर बात करें तो। देखो, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होती है नेट नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, उसको आप डिवाइड कर दो आप अपने पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम आपकी कैलकुलेट हो जाती है। तो ऐसे में 2014-15 से लेकर के 2022-23 के बीच में हमारी पर कैपिटा इनकम है वो राइज हुई है। 2014-15 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी 86,647 रुपए, ठीक है, पर कैपिटा इनकम एनुअली। इसका मतलब ये कि पूरे देश में जितना कुछ भी इनकम हुई है उस इनकम को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो एक बंदे के हिस्से में कितने रुपए आ रहे हैं? वो आ रहे थे 2014-15 में 86,647 रुपीज। वही अमाउंट बढ़कर के 2022-23 में, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है 2023-24, ओके, तो आपकी पर कैपिटा इनकम हो गई 1,72,000 रुपए। इसका मतलब आप खुद देख सकते हो कि हाइक हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली राज्यसभा में यह क्वेश्चन पूछा गया था और राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से यह जवाब दिया गया, मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि वो डेटा से रिलेटेड वही अपने पास में स्टार्ट्स रखते हैं और ये डेटा से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो रिटर्न में ये जवाब दिया गया, लिखित में ये जवाब दिया गया और जवाब में क्या बताया गया कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 86,647 रुपए जो हुआ करती थी 2014-15 में, वो बढ़कर के 1,72,000 रुपए तक आ चुकी है 2022-23 में। ओके, इसके अलावा देखोगे तो ये जो अमाउंट है ये बताया हुआ है करंट प्राइस में। एक तो होती है रियल प्राइस, एक होती है करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब ये हो गया कि अगर यहां पर आप कैलकुलेशन 2022-23 की कर रहे हो तो आप यहां पर जो रेट्स हैं वो, या फिर आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन के लिए जो प्रिवेलिंग रेट्स आपको क्या करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर उससे आपको इनकम का पता करना पड़ता है। तो अगर आपने 2021-22 की कैलकुलेशन करने के लिए, 2022-23 की कैलकुलेशन करने के लिए 2021-22 की रेट्स को रेफर किया है तो आपने वो कैलकुलेशन की है करंट प्राइस पे। वहीं पर अगर यहां मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा ये डेटा एक रेफरेंस ईयर के बेसिस पे दिया होता, रेफरेंस ईयर के बेसिस पे दिया होता,
फॉर एग्जाम्पल 2016 या 2015 के हिसाब से कैलकुलेट की होती, तो आपको यह लगता कि 2015-16 के हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो आपकी पर कैपिटा इनकम में थोड़ी सी रिड्यूस्ड मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पर आप रेट्स लेते 2014-15 की। इसका मतलब ये कि एक पेन जो 2014-15 में 5 रुपए का बिकता था, हो सकता है आज वो पेन 10 रुपए का बिके। तो एक्चुअल में पेन तो पेन है, बट उस पेन की प्राइस डबल हो गई। ओके, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप करंट प्राइस में वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, तो वहां पर आप इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके चल रहे हो। और वहीं पर आपको रियलिटी अगर चेक करना है, तो आप क्या करोगे? वहां से एलिमिनेट कर दोगे उस करंट प्राइस में से इन्फ्लेशन को, तो वैल्यू आ जाएगी रियल वैल्यू। खैर, मुद्दा हमारा इतना ही था अभी कि पर करंट प्राइस हमारी पर कैपिटा इनकम क्या चल रही है। पर कैपिटा इनकम ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको यह देखना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री, रीजन, सिटी, स्टेट कोई भी हो, यहां पर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो टोटल कंट्री की पर कितनी इनकम है, उस इनकम को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, वहां की टोटल पॉपुलेशन से। तो आपको पता पड़ेगा कि वहां पर एक छोटे बच्चे के हिसाब से या कोई भी इंडिविजुअल हो, उस कंट्री का सिटीजन हो, तो उसकी कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी उसके एवरेज इनकम आ रही है। इसका मतलब पॉपुलेशन से रेलेवेंस है। नंबर 2, यहां पर जब छोटे बच्चे के बारे में पता पड़ रहा है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कहें कि एक कंप्लीट पिक्चर शो होती है अगर आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कैलकुलेशन करो। तो इससे क्या हो रहा है कि आप दूसरे कंट्रीज से आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आप श्रीलंका में हो, एक इंडिविजुअल इंडिया में है, एक इंडिविजुअल यूएसए में है। कोई बोले कि भाई यूएसए डेवलप्ड है, श्रीलंका इंडिया से आगे है, ठीक है, और इंडिया जो है वो अभी भी प्रोग्रेसिव है, बहुत मेहनत करनी बाकी है, ऐसी बात अगर कोई बोले, तो इसके पीछे क्या बेस होगा? क्या यूएसए की इकोनॉमी को आप कंपेयर करोगे इन दोनों की इकोनॉमी से? तो यूएसए की इकोनॉमी तो $21 ट्रिलियन के लगभग है। इंडियन इकोनॉमी लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है। श्रीलंकन इकोनॉमी कुछ मिलियंस में है, या बिलियंस में है, सॉरी बिलियंस में है। अब सवाल यह आता है कि यहां पर इनका क्या कंपैरिजन है? ये तो छोटा सा देश है। अब कंपैरिजन करने का तरीका है कि यूएसए में पर कैपिटा इनकम कितनी है, वहां की टोटल इनकम को आप डिवाइड कर दो यूएसए की पॉपुलेशन से, एक बंदे की इनकम आपको पता पड़ जाएगी। वहीं पर इंडिया में भी सेम रिपीट कर दो, श्रीलंका में भी सेम रिपीट कर दो। अब आप कंपेयर करो कि किस कंट्री का कितना क्या डेवलपमेंट अचीव हो रखा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम का हो गया हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे तो उसमें ये पोर्शन अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन में, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो भी हम कवर करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो उसमें हमने जब कभी भी जरूरत पड़ी तो आर्टिकल्स को कोट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है हमने, ठीक है। तो आप देखो यहां पर क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? आर्टिकल 42, 43, 51A, आर्टिकल 44। आपको पॉज करके इसके बारे में सोचना है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो आर्टिकल 42, 43 इनकी अगर बात करें तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि ये कहीं ना कहीं वेलफेयर अप्रोच वाली एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वैसे यहां पर एक दो चीजें एडिशनल मैं बता देता हूं आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही पार्ट है। दूसरी चीज, यहां पर पार्ट 4 में जो डीपीएसपी दिए हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये नॉन जस्टिशिएबल है। वर्ड जो बोल रहा हूं उसको आप समझोगे। इसका मतलब ये हो गया कि इनको केवल और केवल गवर्नमेंट ध्यान रखेगी कि कोई स्कीम बनाई जा रही है तो कैसे बनाया जाए। नाम से पता पड़ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं किसको? स्टेट को, दैट मींस गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाना चाह रही है, तो गवर्नमेंट इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए फिर पॉलिसी बनाए। आप यहां पर देखोगे ये डीपीएसपी गाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को। अब ये डीपीएसपी अगर आपको इंप्लीमेंट होते हुए ना दिखे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोल दिया? नॉन जस्टिशिएबल। ओके, इन
आर्टिकल्स की अगर बात करें तो यहां पर शुरुआत हो जाती है आर्टिकल 36 से और ये चलते हैं आर्टिकल 51 तक, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। अब इसमें इसी पार्ट में से ये क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अगर स्ट्रेट आंसर देखें तो आपके सामने होगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 ये कहता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट करे, जिससे कि सिविल इश्यूज को टैकल करने में आपको अलग अलग पर्सनल लॉज को इंटरप्रीट ना करना पड़े। ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड बहुत सारे डिबेट्स हैं, बातें चल पड़ी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब ये आर्टिकल्स का किससे क्या रेलेवेंस है वो देखो। आर्टिकल 42 सीधा ये कहता है कि आप जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए, जो भी वर्कर्स हैं, लेबर है, उसके लिए, उनके लिए आप कंड्यूसिव सिनेरियो क्रिएट करोगे, या फिर कहो कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिससे कि वो आसानी से काम कर सके, काम करें तो उनके लिए रिस्क मिनिमम हो और एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके वो पैसा कमा करके। साथ में यहीं पर आप देख रहे हो कि आप ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करोगे विमेन लेबर को प्रमोट करने के लिए। विमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने का पॉइंट है वो आर्टिकल 42 कहता है। आप जानते हो कि मैटरनिटी लीव्स दी जाती हैं जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, फिर उसके बाद में डिलीवरी का टाइम रहता है, उसके बाद में फिर बच्चे को अपब्रिंग करना होता है। तो वो जो क्रूशियल टाइम होता है प्रेगनेंसी के से लेकर के और जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता या 6 महीने का नहीं होता लमसम, तो वो पीरियड जो होता है उस टाइम पर फिर आपको मैटरनिटी लीव के प्रोविजन करने होते हैं, वो गवर्नमेंट आर्टिकल 42 को ध्यान रख के ही करती है। इसके अलावा आर्टिकल 43 की बात करें तो वो ये कहता है कि आप सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से इंडिविजुअल जो वर्कर्स हैं उनको आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, ठीक है। जैसे आप देखो कि एक इंडिविजुअल अगर काम करने के लिए जा रहा है तो उसको अपने काम वाले एरिया में, जिस कंपनी में या जिस ऑफिस में जा रहा है, तो वहां पर एक तरीके से इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। फिर बात आती है आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 51A ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 ये तो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। पार्ट 4 मैंने अभी आपको बताया कि आप इसमें बात करते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, और फिर उसके बाद में पार्ट 4A ये है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। ये जो पार्ट 4A है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं थे, ये 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ऐड किया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे 1976 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A ऐड किया गया, और उस पार्ट 4A में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 51A, ठीक है। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। इसका मतलब जिस तरीके से आपके पास में पार्ट 3 के बेसिस पे फंडामेंटल राइट्स है ना, आपके खुद के अधिकार, उसी तरीके से आप यहां पर देखोगे कि आपकी कुछ कर्तव्य भी है, आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। वो ड्यूटीज जो हैं मेंशन की गई है आर्टिकल 51A में, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसमें हमने ध्यान दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू रहेगा, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें वीडियोस को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। CUET की प्रिपरेशन के लिए इसी तरीके से हम बने रहेंगे साथ में। थैंक यू वेरी मच।